अर्थशास्त्र मुख्यतः किसी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है, उसके सिस्टम का अध्ययन करता है और इसका अध्ययन दो अलग अलग ढंग से किया जाता है। जी हाँ, जो दो अलग अलग ढंग से इसका अध्ययन किया जाता है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। ये जो विभाजन हम देख रहे हैं, इस विभाजन को प्रस्तुत किया था 1933 में रेगनर फ्रिश ने। उन्होंने अर्थशास्त्र को इस दो भागों में बांटकर इसे और भी अधिक समझने योग्य बना दिया था। आइए बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो का हिंदी में अर्थ होता है एक भाग, अंश या व्यष्टि। तो वहीं से उत्पन्न हुआ हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को शामिल करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म और एक उद्योग। इसे मैं अन्य शब्दों में कहना चाहूँ तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इस अर्थशास्त्र से संबंधित जो शाखा है उसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं और इसके माध्यम से भी हम अर्थव्यवस्था की तीनों केंद्रीय समस्याओं क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन का हल निकाल सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं पे। तो इसकी खास विशेषताएं हैं कि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है जैसे एक फर्म, एक उद्योग, और व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है जो कि मांग और पूर्ति की दशाओं के आधार पर होता है। आइए अब समझ लेते हैं कि इस व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जी, व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक है व्यष्टि स्थैतिकी, तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी और सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। अब हम जानते हैं कि आखिर इसकी इन प्रकारों में या इन शाखाओं में अध्ययन किसका किया जाता है। तो अगर बात व्यष्टि स्थैतिकी की जाए तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह किसी समय अवधि में विभिन्न समूहों के संतुलन की विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसे अगर सरल शब्दों में बताऊं तो जैसे उत्पादकों का समूह होता है, फर्मों का समूह होता है और उपभोक्ताओं का समूह होता है, तो एक विशेष समय अवधि में ये इन समूहों में जो संतुलन स्थापित होता है, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो सूक्ष्म संतुलन स्थापित होता है, ये उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। तो याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र की स्थैतिकी शाखा किन्हीं भी दो समूहों के बीच संतुलन की सूक्ष्म मात्राओं का अध्ययन करती है। जैसे आप अगर कहीं सामान खरीदने के लिए गए हैं तो उस सामान खरीदने में उत्पादक और आपके बीच, विक्रेता और क्रेता के बीच जो संतुलन स्थापित हुआ, इसमें उसी का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि स्थैतिकी के अंतर्गत। अब इसका दूसरा प्रकार है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें तुलना की जाती है, तो इसमें विभिन्न समय बिंदुओं पर अलग अलग समूहों के बीच में जो संतुलन स्थापित हुआ है उस नए और पुराने संतुलन की तुलना करने का काम किया जाता है। इसके अंतर्गत जैसे 2 दिन पहले आप अगर सामान खरीदने के लिए गए थे तो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो संतुलन स्थापित हुआ था, तो आज के दिन उत्पादक और उपभोक्ता के बीच उस संतुलन में किस तरह का परिवर्तन आया, इसकी तुलना की जाती है तुलनात्मक सूक्ष्म स्थैतिकी में। अगर सूक्ष्म प्रौद्योगिकी की बात करूं तो यह पुराने और नए संतुलन के बारे में बताता है। पुराना संतुलन कैसा था, उसका स्वरूप क्या था और नए संतुलन में किस तरह का परिवर्तन हुआ है, यह उसकी व्याख्या करता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 महत्वपूर्ण प्रकार
को आपने देखा। अब चलिए देखते हैं कि व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो इसकी शाखाएं मुख्यतः 3 होती हैं। एक वस्तु कीमत सिद्धांत, दूसरी साधन कीमत सिद्धांत जिसे हम अर्थशास्त्र में वितरण का सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं, और तीसरी होती है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। जो वस्तु कीमत का सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत हम मांग के सिद्धांत को, लागत और उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। और जो साधन कीमत सिद्धांत होता है उसमें हम अध्ययन करते हैं कि मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार हुआ, लगान का निर्धारण, ब्याज का निर्धारण और लाभ का निर्धारण हम देखते हैं। जो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत होता है इसमें हम समाज की, व्यक्ति के आर्थिक कल्याण का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इसमें वस्तु और सेवाओं की जो दी हुई मात्रा होती है वो पूरे समाज में किस तरीके से बांटी गई, आर्थिक कल्याण का स्तर कैसा रहा समाज में, इसका भी अध्ययन किया जाता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि इस व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो इसकी कई विशेषताएं आप स्वयं भी जान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 विशेषताओं पर सभी अर्थशास्त्रियों का ध्यान गया। पहली तो ये कि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग और व्यक्तिगत लागत। दूसरी कि इसमें अत्यंत सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता। और तीसरा कि व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है जो मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। तो इसके अंतर्गत हम कीमत निर्धारण को भी पढ़ते हैं। यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के महत्व को देखा जाए तो इसके अध्ययन से एक अर्थशास्त्री के साथ साथ अर्थशास्त्र पढ़ने वालों को भी निम्नांकित लाभ हो सकते हैं। पहला तो लाभ यही होगा कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समूह का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन आवश्यक होता है। तो अगर आप उद्योग के समूह को जानना चाहते हैं तो आपके लिए फर्म का अध्ययन जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन करने से हमें आर्थिक समस्याओं के निर्णय करने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि किसी समस्या की जड़ को समझना जरूरी होता है और समस्त आर्थिक समस्याएं किसी न किसी आर्थिक क्रिया से जुड़ी हुई होती हैं, और आर्थिक क्रिया की सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन तो सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही होता है। इसके अलावा आर्थिक नीति के निर्धारण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत और विशिष्ट इकाइयों का विश्लेषण प्रदान करता है जिसके आधार पर सरकारें आर्थिक नीतियां बनाती हैं। इसके अलावा यदि व्यवहारिक अर्थशास्त्र का आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भी यह व्यष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यवहारिक अर्थशास्त्र की कई शाखाएं जैसे राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इत्यादि को समझने के लिए आपको व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। पूंजीवादी कार्यप्रणाली को अगर आप समझना चाहते हैं तो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र ही आपका एक महत्वपूर्ण उपकरण होगा, क्योंकि इस अर्थशास्त्र का सबसे जो प्रमुख संयंत्र है वो है कीमत संयंत्र, और कीमत निर्धारण के सिद्धांत को व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। अतः पूंजीवादी प्रणाली के कार्य को भी समझने में यह सहायक है। किंतु इसकी इतनी अच्छाइयों होने के बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यह परिसीमित हो जाता है, या यूँ कहूँ कि जहाँ पर हम इसका उपयोग खुलकर नहीं कर पाते या इसके आधार पर निर्णय नहीं ले पाते। इसीलिए कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की है और उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि यह पूरे का नहीं सिर्फ एक अंश का अध्ययन करता है, और इसलिए उस अंश के आधार पर हम पूरी अर्थव्यवस्था का चित्र नहीं खींच सकते। इसके अलावा कई अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिर्फ अध्ययन एक अपर्याप्त अध्ययन है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्तिगत परिवार, एक फर्म या एक उद्योग में जो भी निर्णय लिए जाएं और सही साबित हों वो पूरे देश में जब लिए जाएं तो सही ही साबित हों। इसके अलावा कई अर्थशास्त्रियों ने इसे अवास्तविक मान्यता पर आधारित भी बताया है, क्योंकि इसमें पूर्ण रोजगार
की मान्यता को माना जाता है, जबकि हम सभी जानते हैं कि पूर्ण रोजगार एक काल्पनिक मान्यता है। इस प्रकार हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की जहाँ कई अच्छाइयाँ हैं, वहीं कई जगहों पर इसकी सीमाएं बंध कर रह जाती हैं। आइए अब इसी वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र को। पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा एक लोकप्रिय अवधारणा के रूप में अर्थशास्त्र में क्यों आई। तो 1929 और 30 की आर्थिक मंदी के बाद जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का पूर्ण रोजगार का सिद्धांत पूर्णतः असफल साबित हो गया, तो उस वक्त J.M. किन्स ने एक सामान्य सिद्धांत दिया और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अब आर्थिक इकाइयों के समूह का अध्ययन करना जरूरी है, ताकि उन समूहों के अध्ययन से जो भी निर्णय लिए जाएं वो राष्ट्रव्यापी तौर पर लागू किए जा सकें। तो आपने देखा, बस ये एक छोटी सी सोच ने ही समष्टि अर्थशास्त्र को लोकप्रिय बना दिया। और उसके बाद 1933 में रेगनर फ्रिस ने माइक्रो और मैक्रो इस तरह दो शाखाओं में अर्थशास्त्र को बांट दिया। अब समझते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र या आर्थिक अध्ययन का यह दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। इसमें हम विशाल समूहों का अध्ययन करते हैं, जिससे हम किसी भी अर्थव्यवस्था का रेखा चित्र खींच सकते हैं। इसके अंतर्गत कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग और सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। यहाँ आपको बता दूं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार कीमत का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। यह अंग्रेजी के शब्द मैक्रो से निकला है, जिसका अर्थ ही होता है विशाल या व्यापक। तो इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र समूहों का अध्ययन है और यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करता है। अगर मैं बात करूं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं की, तो उसके अंतर्गत आएंगी समष्टि इकाइयों का अध्ययन। और समष्टि इकाइयां कौन कौन सी हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। इसमें पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है। नीति का पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखा जाता है, ना कि व्यक्तिगत इकाई का। इसमें समष्टि आर्थिक चर भी शामिल होते हैं। ये समष्टि आर्थिक चर समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के एक महत्वपूर्ण अंग है। आइए समझते हैं कि ये चर क्या हैं। ये राष्ट्रीय बचत और विनियोग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समग्र मांग, समग्र पूर्ति से संबंधित होते हैं। यहाँ तक कि शेयर और स्टॉक जैसी चीज़ों को भी समष्टि अर्थशास्त्र में पूरा महत्व दिया गया है। अगर इसके उपकरणों की बात करूं, तो समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण उपकरण हैं राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और आय नीति, और यही इसकी खास विशेषताएं भी हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का अगर क्षेत्र निर्धारित करना हो, तो इसे हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। आय व रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत, या जिसे हम आर्थिक उच्चावचनों, तेजी और मंदी की स्थिति कहते हैं, उसकी व्याख्या, आर्थिक विकास का सिद्धांत और नियोजन, और वितरण का व्यापक विश्लेषण सिद्धांत, जिसमें हम मजदूरी तथा लाभ के सापेक्ष भागों का निर्धारण करते हैं। उपभोग फलन का सिद्धांत और विनियोग फलन का सिद्धांत आय और रोजगार सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की जगह समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको हर वो सिद्धांत पढ़ना होगा जो पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू होंगे। अब अगर मैं इसके भी प्रकारों को आपको बताना चाहूँ, तो समष्टि अर्थशास्त्र के भी 3 प्रकार होते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की जो पहला प्रकार है वो है समष्टि स्थितिकी। इस समष्टि स्थितिकी विश्लेषण में हम किसी निश्चित समय अवधि में 2 अर्थव्यवस्थाओं के बीच,
ध्यान दीजिएगा, दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो सूक्ष्म संतुलन स्थापित होता है उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक वैसे ही इसके दूसरे प्रकार में तुलनात्मक सूक्ष्म स्थितिकी में हम दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो विभिन्न संतुलन स्थापित हो चुके हैं उस नए और पुराने संतुलन का हम अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अर्थव्यवस्था एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर कैसे पहुंची है, इसका अध्ययन इस तुलनात्मक समष्टि स्थितिकी में नहीं किया जाता है। अब इसे एक सिंपल उदाहरण से आपको मैं बताऊं। जैसे एक समय विशेष में एक देश में एक सामान्य कीमत स्तर प्रचलित था सोने का। हम सभी जानते हैं कि सोना देश में 5,000 रुपये भी रहा है और आज की स्थिति में सोने की कीमत है 56,000 रुपये। तो अब इस स्थिति में सोने की जिस कीमत 5,000 से बढ़कर जो 56,000 तक पहुंची है उसके बीच कई संतुलन के स्तर आए होंगे, जब क्रेता और विक्रेता के बीच सोने के आयात और निर्यात के मध्य या पूरे सोने के उपभोग और उत्पादन के मध्य संतुलन स्थापित हुआ होगा। तो इसके अंतर्गत हम उन्हीं संतुलनों का तुलना करने का काम करते हैं, ना कि ये बताने का कि सोना 5,000 से 56,000 तक कैसे पहुंचा। ठीक वैसे ही जो इस समष्टि अर्थशास्त्र का तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है समष्टि प्रौद्योगिकी, इसमें हम पुराने और नए जो भी संतुलन स्थापित हुए हैं उसका अध्ययन करते हैं। मतलब हम यह अध्ययन करेंगे कि उस देश काल में देश की जीडीपी कितनी थी जब सोने की कीमत 5,000 थी, और आज हम अध्ययन करेंगे कि आज देश की जीडीपी कितनी है जब सोने की कीमत 56,000 है। तो इस तरह आपने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अलग अलग प्रकारों के माध्यम से हम अर्थव्यवस्थाओं के बीच के संतुलन का, विभिन्न समूहों के बीच के संतुलन का व्यापक स्तर पर अध्ययन करते हैं। और जब यही अध्ययन सूक्ष्म स्तर पे हो जाता है तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार हो जाते हैं, और यही अध्ययन जब विशाल रूप में या पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर किया जाता है तो इसे हम समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों के रूप में जानते हैं। अब चूँकि हम बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हैं समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को भी और साथ ही साथ उसके विभिन्न प्रकारों को भी, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं इसके महत्व को। समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण महत्व जो है वो यही है कि यह सरकारी आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक है, क्योंकि यहाँ पर कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल विनियोग सभी को देखकर निर्णय लिया जाता है, और यह निर्णय पूरे देश में लागू करने पर परिणाम अच्छे ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण पूरे समूह के उपभोग, पूरे समूह के उत्पादन को देखकर किया जाता है। अगर मैं इसके महत्व को और भी बताऊं तो देश के आर्थिक विकास के लिए भी यह समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह एक ओर अपने क्षेत्र के अंतर्गत यह बताता है कि किसी देश को आर्थिक विकास के लिए कौन कौन से प्रारूपों को अपनाना चाहिए, जैसा कि आप समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देख चुके हैं कि आर्थिक विकास का सिद्धांत और नियोजन इसका एक भाग है। तो चूंकि नियोजन इसका भाग है, आर्थिक विकास इसका भाग है, तो इसके माध्यम से हम देश के आर्थिक विकास की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकते हैं। इसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम किसी भी देश के संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे आप किसी देश के कुल उपभोग को अगर जानते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह की वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ किन किन वस्तुओं के उद्योग होंगे। तो इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी भी देश की व्यक्तिगत इकाइयों को जानना है कि वहाँ एक फर्म कैसे काम कर रही है, एक व्यक्ति की सोच क्या है, वो किस तरह की आर्थिक क्रियाएं करता है, तो हम उसे भी समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से जान सकते हैं। कैसे? अगर आप
यह जानते हैं कि अमेरिका जैसे देश में उपभोग पर कम खर्च करके पूंजीगत वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, तो क्या आप इस बात का निर्णय नहीं ले सकते कि वहाँ के व्यक्ति अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हैं, उद्योगों की ओर जाते हैं, फर्में खोलते हैं? तो आपने देखा, आपने सिर्फ उनका उपभोग देखकर ये जान लिया कि अगर पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण अधिक हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वहाँ के व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो बड़ी ही आसानी से हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से सूक्ष्म इकाइयों के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर दो देशों के बीच हमें तुलना करनी है कि किस देश का विकास कितना हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं करनी है, तो हमारी मदद करेगा समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि ये हमें बता देगा कि रोजगार और आय का स्तर किसी देश में कैसा है, किसी देश का कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल उत्पादन क्या है, और बड़ी आसानी से हम दो देशों के इन सभी कुल उपभोग, कुल उत्पादन को देखकर तुलना करके बता देंगे कि किस देश में विकास ज़्यादा है और किस देश में कम। तो देखा आपने, समष्टि अर्थशास्त्र इस प्रकार हमारी हर जगह पर मदद करता है। लेकिन कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा भी होता है, तो ठीक वैसे ही जहाँ इसकी इतनी अच्छाइयाँ हैं, वहीं कई अर्थशास्त्रियों ने इसमें कुछ कमियाँ भी देखी हैं। उन कमियों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि सामूहिक अर्थशास्त्र में पैराडॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, सामूहिक अर्थशास्त्र में विरोधाभास बहुत ही अधिक हैं, और इस विरोधाभास को उन्होंने अलग अलग रूपों में भी बताया है। जैसे उन्होंने बैंक जमा संबंधी एक उदाहरण लिया है, व्यक्ति और समाज की बचतों के आधार पर एक उदाहरण लिया है कि अगर एक व्यक्ति बचत करता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वह बचत कर रहा है, लेकिन उसी आधार पे अगर देश के सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये सही नहीं होता, और इसे हम अर्थशास्त्र में मितव्ययता का विरोधाभास कहते हैं। तो इसके आधार पे उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी अवधारणा को पूरे देश में लागू कर दें, किसी छोटी सी अवधारणा को पूरे देश में लागू कर दिया जाए, तो ये हो सकता है कि जो समझकर सही निर्णय आने चाहिए वो सही निर्णय ना आ पाए, और इसी को उन्होंने पैराडॉक्स का नाम दिया है, विरोधाभास का नाम दिया है। ठीक वैसे ही उन्होंने अगला जो कमी के रूप में इसमें देखा है वो है व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना, कि इसमें पूरे समाज पर तो ध्यान दिया जाता है लेकिन छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना कर दी जाती है। जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि हमें उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन उत्पादन के क्षेत्र में आगे कौन आएगा? उन जिनके पास पर्याप्त पूंजी है, जो बैंक से उधार लेने की स्थिति में है, वो बैंक से उधार लेकर अपनी पूंजी लगाकर छोटी छोटी इकाइयाँ खोल सकते हैं। लेकिन उस वर्ग का क्या जो आज भी दो समय के भोजन के लिए मोहताज हैं? तो यहाँ एक और एक वर्ग तो बहुत अधिक अमीर हो जाएगा अगर हम उत्पादन के क्षेत्र को बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं तो, और दूसरा वर्ग बिल्कुल उपेक्षित। इस आधार पर भी अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है। तो अब चूंकि आपने इसके दोनों ही स्वरूपों को देख लिया है, व्यष्टि और समष्टि के, तो आप इस स्थिति में हैं कि इन दोनों का अंतर भी आप कर सकते हैं। चलिए अंतर एक बार देखिए मेरी नज़र से। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे फर्में और उपभोक्ता या एक परिवार, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार। यह अगर मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहूँ तो यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अगर मैं इन दोनों की मुख्य समस्या जिसको लेकर ये दोनों ही अर्थशास्त्र व्याख्या करते हैं उन्हें लूँ, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कीमत का निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या उत्पादन और रोजगार का निर्धारण है।
और इसी के साथ अगर बात करें कीमत निर्धारण की, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में बाजार कीमत का अध्ययन किया जाता है, आंशिक संतुलन का विश्लेषण किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत का अध्ययन किया जाता है, सामान्य संतुलन का अध्ययन किया जाता है। ठीक वैसे ही व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है, इसे आप देखेंगे तो एक व्यक्ति एक फर्म का अध्ययन करने के कारण ये बहुत ही सरल प्रतीत होता है, जबकि एक देश के कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति के अध्ययन करने के कारण यह समष्टि अर्थशास्त्र थोड़ा जटिल दिखाई देता है। अगर उपकरणों की बात की जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब कभी आपको समष्टि अर्थशास्त्र के उपकरण लिखने हो तो वो भी मांग और पूर्ति हैं, किंतु समग्र मांग और समग्र पूर्ति, जो कि कुल उपभोग और कुल उत्पादन से उत्पन्न होते हैं। तो ये इनके बीच अंतर था। लेकिन व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र सिक्के के एक दो पहलू हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर भी हैं। चलिए समझते हैं इनकी निर्भरता को। किस प्रकार से एक व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है, उसे कुछ बिंदुओं में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा था कि मजदूरी, लाभ, लगान, ब्याज का निर्धारण हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इनके निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र कहाँ मदद करता है, उसे ही हम विभिन्न निर्भरता के रूप में यहाँ पे देखेंगे। जैसे अगर मुझे लाभ की दर का निर्धारण करना है, जोखिम उठाने की मात्रा को देखना है, तो उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि पूरे देश में उत्पादकों की क्या स्थिति है, उन्हें उस कार्य से कितना लाभ मिल रहा है, उनका लाभ किन किन तत्वों से प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, यहाँ मैं एक फर्म के लाभ को पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ रहा है पूरे देश के उत्पादकों के लाभ की स्थिति को। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र निर्भर हो गया समष्टि अर्थशास्त्र पे। ठीक वैसे ही अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है, तो उसके लिए मुझे देखना होगा कि पूरे लोगों के पास नगद मुद्रा कितनी है और वो कितनी राशि बचत के रूप में रखते हैं। अगर वो बचत के रूप में ज़्यादा राशि रखेंगे तो ब्याज दर कम होगी, क्योंकि बड़ी आसानी से लोन मिल रहा है, और अगर वो बचत के रूप में कम राशि रखते हैं तो ब्याज दर ज़्यादा होगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोन मिल रहा है। तो देखा आपने कि मुझे पढ़ना है ब्याज दर, लेकिन उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा सभी लोगों की बचतों को, उनके बचत की प्रवृत्ति को। तो यहाँ पर भी व्यष्टि अर्थशास्त्र निर्भर हो गया समष्टि अर्थशास्त्र पे। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं किसी वस्तु के कीमत निर्धारण की, तो हम सीधे सीधे ये बात कह देते हैं कि मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होगा। किंतु जरा सोचिए कि उस वस्तु की मांग करने के लिए हमें देखना होगा सभी उपभोक्ताओं की आय को, उस वस्तु की पूर्ति करने के लिए देखना होगा सभी उत्पादकों की स्थिति को। तो जब हम सभी उपभोक्ताओं की स्थिति, सभी उत्पादकों की स्थिति देख रहे हैं, तो हो गया ना व्यष्टि अर्थशास्त्र निर्भर समष्टि अर्थशास्त्र पे। तो इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर होता है, और इसे मैंने आपको यहाँ 3 बिंदुओं में स्पष्ट भी कर दिया है। अब देख लेते हैं कि कब समष्टि अर्थशास्त्र निर्भर हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र पे। तो सबसे पहली चीज़ कि जब कभी भी हमें राष्ट्रीय आय से संबंधित या राष्ट्रीय नीति से संबंधित कोई निर्णय लेना है, तो हमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना ही पड़ता है। हम किसी भी नीति को समाज के प्रत्येक व्यक्ति पर उसके पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर ही लागू कर सकते हैं। अगर समाज के अधिकांश वर्ग पे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसी नीतियाँ लागू नहीं की जाती। तो आपने देखा
कि व्यापक स्तर पर कोई भी नीति लागू करने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर मैं सामान्य कीमत की बात कर रही हूँ, पूरे देश में किसी वस्तु की सामान्य कीमत की बात कर रही हूँ, तो ऐसी स्थिति में मुझे वस्तुओं की और साधनों की कीमतों का भी अध्ययन करना पड़ेगा। और अगर मैं वस्तु और साधन की कीमत का अध्ययन कर रही हूँ तो वो किसका क्षेत्र हुआ? वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो गया। ठीक वैसे ही व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, आर्थिक क्रियाओं का जो योग होता है, उसी से पूरे देश की आर्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं बनती हैं। जैसे आज हम क्यों कह पाते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है? क्योंकि आज भी भारत की 56% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो इस तरह एक समग्र चित्र प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत इकाइयों को देखना ही पड़ता है, और इस प्रकार एक बार फिर जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र की मदद लेनी ही पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन और समष्टि अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन करा दिया है, और मेरा दावा है कि ऐसा वीडियो आपको YouTube चैनल पर नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ एक संकल्प फिर से दोहराते हैं, पढ़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।